चलिए लेखांकन परिचय में आगे बढ़ते हैं अपन। लेखांकन या बही खाता या पुस्तक पालन के आवश्यक तत्व। लेखांकन का मतलब समस्त व्यवहारों को एकत्रित करना, जर्नल में प्रविष्टि करना, प्रविष्टि के बाद उसकी खतौनी करना, खतौनी करने के बाद खतौनी के जो शेष निकलेंगे उसके माध्यम से तलपट बनाना, और तलपट तैयार करने के बाद अंतिम खाता बनाना। ये समस्त क्रिया हमारा लेखांकन के श्रेणी में आता है, जो आगे चलकर हम लोग करेंगे। इसकी पारिभाषिक शब्दावली पर हम लोगों ने ध्यान दिया। अब चलते हैं कि ये जो है बही खाता या लेखा कर्म के आवश्यक तत्व, यानी इसमें कौन कौन से बातें शामिल होती है या क्या क्या बातें शामिल होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले कहा जाता है यहाँ पर कि बही खाता कला एवं विज्ञान दोनों है। आवश्यक तत्व में कहा गया कि बही खाता कला एवं विज्ञान दोनों है। क्यों है कला विज्ञान? सबसे पहले कि बही खाता में लेखा करने के लिए विज्ञान के नियम का पालन किया जाता है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक क्षेत्र में हर जगह एक नियम बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बही खाता में भी लेखा करने के लिए एक नियम बनाया जाता है। और उस नियम के लिए यहाँ पे दो पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन, जिसको अपन बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट होने के बाद यहाँ पर खातों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। ये हमको ध्यान होना चाहिए। व्यक्तिगत खाते में किसी व्यक्ति विशेष के साथ लेन देन होता है, जैसे राम से खरीदा, श्याम को बेचा। जब राम और श्याम का नाम दिया है, लगन नगद शब्द नहीं दिया है, तो ये सौदा हमारा उधार कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सौदा हमारा उधार कहलाता है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर व्यक्तिगत खाते के लिए नियम बनाया गया है, पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन। पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन। अब जैसे मान लो राम से माल खरीदा, राम का नाम दिया है लेकिन नगद शब्द यहाँ पर नहीं दिया है। नियम याद हो जाना चाहिए। व्यक्तिगत खाता है, पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। राम से माल खरीदा तो मैं खरीद रहा हूँ ना, जब तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग खरीद रहे हो। तो माल किसके पास आ रहा है? जिसके पास आ रहा है वो पाने वाला है। मेरे पास माल आया, माल खरीदा, मैं माल पाया। मेरे पास वो वस्तु आई, मैं खरीदा, पाने वाले को विकलन। तो मेरे पास वस्तु आई, क्यों आई? क्योंकि मैं खरीदा। तो ऐसी दशा में मैं विकलन नहीं, मेरे पास वस्तु आई, क्यों आई? क्योंकि मैंने खरीदा। तो खरीदा शब्द को क्या बोलेंगे अपन? क्रय खाता। क्या बोलेंगे उसको अपन? क्रय खाता। तो ऐसी दशा में क्रय विकलन। और देने वाला कौन था हमको? राम। देने वाला कौन था? राम। लिखा ना क्वेश्चन में कि राम से माल खरीदा, तो पाने वाला तो मैं था। और देने वाला कौन था? राम। पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन। पाने वाला मैं था, मैं कौन सा काम किया? खरीदने का, इसलिए क्रय खाता विकलन। और देने वाला कौन था? राम, इसलिए राम से। तो से शब्द ना लिखकर हम वहाँ पे लिखेंगे टू राम। आगे बात समझ में? तो इसके बारे में हम जो है नियम बनाया गया है। यहाँ पर व्यक्तिगत खाते में ऐसा लिखा किया जाएगा, वास्तविक खाते में ऐसा लिखा किया जाएगा, और नाम मात्र के खाते में ऐसा लिखा किया जाएगा। तो यहाँ पर भी बही खाते में लेखा करने के लिए एक नियम बनाया जाता है, और उस नियम के अनुसार क्रमबद्ध लेखा किया जाता है। नियमानुसार किया जाता है, इसलिए विज्ञान है। और उस विज्ञान के नियम का पालन करते हुए क्रमबद्ध तिथिवार, जनवरी 1 से शुरू हुआ 31 तक, तो जनवरी 1 से लेकर क्रम से 31 तक जाएगा। ये नहीं कि जनवरी 31 फिर जनवरी 2 फिर जनवरी 5, ऐसा आगे पीछे नहीं। तो क्रमबद्ध व्यवहारों को लेखा करने के कारण कहा गया कि बही खाता कला भी है और साथ ही साथ विज्ञान भी है। आई बात समझ में? तो बही खाता क्या है? कला एवं विज्ञान। दूसरा कहा गया पुस्तक पालन का संबंध मौद्रिक व्यवहारों से होता है। आज के युग में जितने भी लेन देन होते हैं सब मौद्रिक व्यवहार से ही होते हैं। कोई विनिमय प्रणाली नहीं है कि एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो, ऐसा नहीं है। आज कोई वस्तु अगर बेचेगा तो उसके बदले में मुद्रा लेगा, हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके बदले में मुद्रा दो। तो आज का दौर जो है मौद्रिक, इसलिए कहा गया बही खाते का संबंध समस्त मौद्रिक व्यवहारों से होता है। मतलब एक छोटे व्यापारी से लेकर एक बड़े व्यापारी तक जो मुद्रा के माध्यम से लेन देन करते हैं,
उन समस्त प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जिसमें बही खाते में। ठीक, फिर देखते हैं इसी में अपन आगे, पुष्प पालन का उपयोग किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है। इस पुष्प पालन या बही खाते का प्रयोग कोई भी संस्था कर सकती है, कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई व्यापारी भी कर सकता है। हम लोग भी बही खाता बना सकते हैं, घर में अपना बजट बनाते हैं कि हाँ इतना पैसा है, इतना खर्च हुआ, इतना शेष बचा है, इससे इतना लेना है या इसको इतना देना है। तिथिवार हम डेली का डेली अपने एक पुस्तक में बही खाते में लिखा करेंगे तो हमारे लिए भी बही खाते का काम करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बही खाते का प्रयोग एक छोटे व्यापारी से लेकर एक बड़े व्यापारी तक इसका प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति इसका प्रयोग करता है और उसमें लिखता है ताकि कुछ भी भूल ना पड़े। बताया था मंत्र उस दिन, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखने का काम करता है हर एक व्यक्ति, संस्था या व्यापारी। निश्चित प्रणाली अपनाई जाती है। बही खाता प्रणाली की जो है दो प्रकार से होती है, एक भारतीय बही खाता प्रणाली और दूसरी होती है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। पहले भारतीय बही खाता प्रणाली का उपयोग अधिक मात्रा में होता था और ख़ास तौर पर से जितने व्यापारी होते थे, बड़े बड़े व्यापारी, वो सब भारतीय बही खाता प्रणाली का उपयोग करते थे। लेकिन अब जो है भारतीय बही खाता प्रणाली हट गई और उसकी जगह जो है हम लोग अंग्रेजी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी प्रणाली और भारतीय प्रणाली में अंतर केवल इतना होता है कि भारतीय प्रणाली में कॉलम नहीं बनाया जाता है, सलवटें डाली जाती। सलवटें किसको बोलते हैं हम? पेपर को हम मोड़ देंगे, मोड़ने से वो सलवटें तैयार हो जाती है, लाइन एक पड़ जाता है वो सलवटें। और अंग्रेजी प्रणाली के अंदर, भारतीय प्रणाली में सलवटें आता है। डेबिट और क्रेडिट के लिए अलग से कॉलम वहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। लेकिन जब अंग्रेजी प्रणाली हम अपनाते हैं तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट या विकलन और समाकलन के लिए कॉलम बनाया जाता है और उस कॉलम के हिसाब से वहाँ पे उसके खंड बनाए जाते हैं लाइन खींचकर, और उसके बाद वहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से प्रविष्टित की जाती है। तो आज बही खाता में लिखने के दो ढंग, भारतीय बही खाता प्रणाली और अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। लेकिन अब भारतीय बही खाता प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है और अक्सर जो है लोग किसका प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी बही खाता प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जो अभी आगे बताएंगे आपको अंग्रेजी बही खाता प्रणाली है क्या चीज़। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर ये निश्चित प्रणाली यहाँ पर अपनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अंग्रेजी बही खाता प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन आता है अगर मान लीजिए कि बही खाता में लिखने की कितनी प्रणालियाँ हैं, तो दो प्रणाली, एक भारतीय बही खाता प्रणाली और दूसरी अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता प्रणाली में भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। अगला इसका तत्व है कि इसमें एक निश्चित नियम का पालन किया जाता है, जैसे बताया ना अभी। निश्चित नियम क्या है? डेबिट और क्रेडिट। वो डेबिट और क्रेडिट किसके माध्यम से लगेगा? खातों के आधार पर। खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से खाते होते हैं? ध्यान रखना है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। चाहो तो लिख भी लो नियम, अभी आगे और आएगा। व्यक्तिगत खाता लिखकर डैश दे के लिखना है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ लेन देन किया जाता है और यहाँ पर नगद शब्द नहीं आता है, तो ऐसी दशा में पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन किया जाता है। दूसरा होता है आपका वास्तविक खाता, यानी वह खाता जहाँ पर इस खाते के अंतर्गत जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाती है या नगद खरीदा जाता है तो वह सब वास्तविक खाते के श्रेणी में आते हैं। और वास्तविक खाते का नियम है पाने वाले को विकलन और देने वाले को समाकलन किया जाता है। पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन किया जाता है। क्या आता है इसमें? तो भवन, मशीन, फर्नीचर, यंत्र और नगद, ये सब व्यवहार जो है वास्तविक खाते में आते हैं। और अगला खाता होता है हमारा नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसे छोटे छोटे व्यय या आय जिसका लेखा इस बही में किया जाता है। किस खाते के अंतर्गत किया जाता है? अवास्तविक या नाम मात्र खाते के अंतर्गत किया जाता है। जैसे वेतन दिया, किराया दिया, बीमा दिया, है ना, जितने भी छोटे छोटे खर्च होते हैं, डाक व्यय किया, ये सब जो है जिस खाते में लिखा जाएगा उसी खाते को बोलेंगे अपन अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। ठीक। और ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे आय का भी लेखा इसमें किया जाता है। जैसे
किराया मिला, कमीशन मिला, जहाँ मिला शब्द आया समझ जाना वो आय है और उसका लेखा भी इसी खाते के अंतर्गत किया जाता है। तो व्यय के संबंध में इसमें नियम है, व्यय को विकलन करो, यानी जितना भी व्यय होगा सब विकलन, और वो व्यय जिस माध्यम से होगा वो समाकलन। वेतन दिया बोलने से वेतन विकलन, किराया दिया बोला तो किराया विकलन, बीमा दिया बीमा विकलन। किससे देगा सब? पैसे से। पैसे को क्या बोलेंगे अपन? रोकड़। क्या बोलेंगे उसको? रोकड़। तो ऐसी दशा में वेतन विकलन टू रोकड़, किराया विकलन टू रोकड़, बीमा विकलन टू रोकड़। आय के संबंध में बोलेगा किराया मिला, कमीशन मिला, मिला तो किराया मिला, किराया में क्या मिला? रोकड़ मिला। किराया में क्या मिला? रोकड़ मिला। तो जो आता है विकलन, रोकड़ विकलन, और जिस माध्यम से आता है उसे समाकलन। तो किराया मिला, किराया में क्या मिला? रोकड़, तो रोकड़ विकलन। रोकड़ किस माध्यम से मिला? किराया के माध्यम से मिला, तो टू किराया। कमीशन मिला, तो कमीशन में क्या मिला? रोकड़, तो रोकड़ विकलन। किस माध्यम से मिला? किराया के माध्यम से मिला, कमीशन के माध्यम से मिला, तो रोकड़ विकलन टू कमीशन। इस शब्द का प्रयोग हमको यहाँ पर करना और ऐसे एंट्री करना है, जो अभी आगे बढ़ेंगे अपन, बहुत एंट्री है। फिलहाल इसको ध्यान में रखना है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। लेखे तिथिवार के याद है, जो पहले ही बताया हूँ कि लेखे जो है हमेशा यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से ही किया जाता है। ये नहीं कि 31 को कर दिए फिर 1 तारीख में आ रहे हैं, फिर 28 को कर दिए फिर 5 तारीख में आ रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे जैसे हमारा व्यवहार होगा, तारीख होगा तो तारीखवार, और तारीख नहीं दिया, क्रम दिया 1 2 3 ऐसा, तो 1 2 3 के हिसाब से ही जो क्या करेंगे हम यहाँ पर लेखे करेंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से कहा जाता है कि बही खाते में, इस बही खाते के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत इन समस्त बातों पर हमको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो बही खाते के आवश्यक तत्वों को ध्यान में देंगे, फिर चलते हैं अपन इसके बाद आगे। फिर कहा जाता है कि बही खाता कला और विज्ञान है, तो क्यों है, इसके बारे में देखते हैं अपन।